ट्रांजेक्शंस कौन सी हैं जो DNFBP कर रहे हैं? इसमें लॉयर्स नोटिस हैं, मैनेजिंग ऑपरेटिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट, ये तो रियल एस्टेट से मुतल्लिक़ है, और उसमें मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी सिक्योरिटीज़ और अदर एसेट्स, मैनेजिंग बैंक सेविंग्स और सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स, और ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। अब इसमें मेरी एक ओपिनियन है, जो लीगल फ्रेटर्निटी हमारी, जो हम बैठे हुए सारे, जब हम रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उसमें हम DNFBP नहीं हैं, लेकिन जब हम 122 की आंसर दे रहे हैं, अगर उसके अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नज़र आती है जो कि जिसमें ये बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है। मैंने बड़ी दफ़ा इस पर गौर किया कि एक एक्सप्लेनेशन मेरे नज़दीक STR आ गई है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, और बीइंग DNFBP मैं रिपोर्टिंग एंटिटी भी हूँ और उसको मुझे इंटीमेट भी करना है, और मैं FMU को इंटीमेट कर देता हूँ। FMU उसको एनालिसिस के लिए भेज देता है तो FPR, उसके नतीजे में FPR उसमें 122 की प्रोसीडिंग शुरू कर देता है। मैं बहैसियत कौंसल बाद में उसको डिफेंड कैसे करूँगा जिसको मैंने रिपोर्ट भी किया हो? हाउ इट्स पॉसिबल? या तो इसमें अगला मेरा ओपिनियन ये है कि अगर हम उसमें ये एंटिटी, जब हम सर्विसेज दे रहे हैं रिटर्न्स की और रिटर्न से मुतल्लिका जो चीज़ें हैं, उसमें वी आर नॉट DNFBPs। हम DNFBPs कब होंगे, ये भी एक क्वेश्चन है कि जब हम क्लाइंट से फीस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी ऐसे बैंक अकाउंट से मिलती है, या कुछ हुई, अभी चीज़ें थ्रैश हो रही हैं बहुत सारी, जब अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को हम परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी ओपिनियन ये है कि हम उस पर DNFBP नहीं है। अगर हम DNFBP हो जाएंगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा उसको। हमें पाकिस्तान बार काउंसिल के उसमें बना, अब तो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सारे के सारे। ये चीज़ें अभी थ्रैश होने वाली हैं और डिस्कस होने वाली हैं। D आ गया जी, ट्रस्ट एंड कंपनीज, सर्विस प्रोवाइडर्स। कुछ चीज़ें मैं स्किप करना चाहूँगा, ये चीज़ें हमारे से इतना मुतल्लिका नहीं रखती, इसका कोई रिलेशन हमारे साथ बनता नहीं है, इसको मैं स्किप करके अब मैं E की तरफ आता हूँ जी। सच अदर डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड इसके अलावा भी DNFBP नोटिफाई कर सकते हैं, जो अभी इसने किए हैं अभी तक, इसके अलावा भी किए जा सकते हैं। अब डायरेक्टर जनरल है, उसके बाद वो भी हमारे लिए कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक पिछले दिनों DGI&I का एक इशू लाहौर हाई कोर्ट में रेज हुआ था कि ये जो अथॉरिटी है ये एज पर लॉ क्रिएट नहीं की गई, तो उन्होंने इसको पहले तो किया था, इन्होंने खारिज कर अपील कर दिया था कि नहीं वाकई ये एज पर लॉ नहीं की गई, लेकिन FPR ने इसमें लेजिस्लेशन कर दिया, अब कानून SRO जारी कर दिया गया। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 14 नंबर पे 214। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो नॉन, ये हम तो नॉन FBP DNFBP है, ये FBPs कह रहे हैं आप इसको, इंक्लूड्स एनी पर्सन कैरिंग ऑन और एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नेमली। अच्छा, यहाँ एक लफ्ज है एनी वन और मोर ऑफ, कोई एक चीज अगर इसमें से आ जाएगी तो वो इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रीट कर लिया जाएगा। यही हमारा स्टांस है 218 पे। वहाँ लफ्ज कानून में ये नहीं लिखा कि एनी और वन, एनी मोर, एनी वन और मोर, उसमें लिखा कि फॉलोइंग मोड ऑफ सर्विसेज वुड बी अडॉप्टेड, उसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया। तो जो इंटरप्रिटेशन FPR ने की, इंतहाई गलत इंटरप्रिटेशन है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सर्विस इज वैलिड सर्विस। Acceptance of deposits and other payable funds from the public, lending in whatsoever form, financial leasing, money or value transfer, या money changes भी इसमें सारे आ रहे हैं। Issuing and managing means of payments including but not limited to credit and debit cards, checks, traveler checks, money orders, bank drafts and electronic money, financial guarantees and commitments। वैसे जो वो क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी,
क्रिप्टो करेंसी चूँकि लेजिटिमेट नहीं है पाकिस्तान में, कुछ ममालिक में क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल करेंसी है वो लेजिटिमेट है, उसको यहाँ तो कंसिडर नहीं कहना चाहिए था वैसे कि क्रिप्टो करेंसी भी फॉल करेगी इसी समय के अंदर, जिसमें बिटकॉइंस जो कि ख्याली कॉइन्स हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का आजकल मेन सोर्स है। और शायद एक बात मैं दोस्तों को ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो कैश इकॉनमी है इस पर दुनिया की 8वें नंबर की है। इंडिया से हमारी कैश इकॉनमी 2.5 गुना ज़्यादा है इंडिया से। बांग्लादेश से 3 गुना बड़ी इकॉनमी है कैश इकॉनमी। वैसे दुनिया की इकॉनमी में हमारा बहुत नीचे लेवल है, लेकिन कैश इकॉनमी है दुनिया की 8वीं बड़ी इकॉनमी पाकिस्तान की है। दैट्स द रीज़न कि फेडरल हमारे पीछे पड़ी हुई है और इस किस्म के कवानीन हम बना रहे हैं। जो अब ट्रेडिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट एंड इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, पार्टिसिपेशन स्टॉक एक्सचेंज। शेख साहब आप सो रहे हैं, फाइनेंशियल वो आ जाएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। चलो शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं को उठा भी नहीं तो कुछ भी ना बता रहे। अच्छा जी, ये इसमें सारी ट्रेडिंग तैयार की गई। हम आगे चलते हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा काफ़ी लंबा है। आ जाए जी, इसके बाद 15 है 2 सब 15 क्लॉज 15 FMU जो मेन इसका पिलर है। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेन पिलर कमिश्नर है, इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो मेन अथॉरिटी है वो FMU है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 6, वो हम जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद फॉरेन सीरियस ऑफेंसेस हैं, ये हमारे से मुतल्लिका नहीं है, जो आउट ऑफ कंट्री ऑफेंस होते हैं उसमें है IOs। उसके बाद डिस्कस किया गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, सेक्शन 24 इसको डील करता है। इससे आगे चलते हैं। लेकिन वो प्रोसीड ऑफ क्राइम तो वो भी है जो फॉरेन कंट्री में भी किए। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ यहाँ से हम स्किप करते हैं, आगे जाके इसको देख लेंगे। फॉरेन करेंसी के वो भी, उसमें भी अगर आप देखना चाहें वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम कहीं हो जी पूरी दुनिया में, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम ही है। अच्छा, पहले जब ये ऑर्डिनेंस शुरू में आया था, ये जब 2000 कहा गया नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन पेलेबल। अब उन्होंने कहा कि नॉन का लफ्ज पहले से निकाल दिया, नॉट कॉग्निजेबल काबिल दस्तअंदाजी है। वो लास्ट सिक्योरिटी इन्फोर्सिंग एजेंसी जो यहाँ बयान की गई है उनके तरीके कॉग्निजेबल है। जो मैं बड़ी देर तक हम सोचते रहे कि कॉग्निजेबल से मुराद ये है काबिल दस्तअंदाजी पुलिस। ये जो काबिल दस्तअंदाजी बात दुरुस्त थी, पुलिस वाली हमारी एडिशन थी। कॉग्निजेंस तो वैसे किसी चीज़ को लाना, अपने जेरे बार लाना या अपने जुरिस्डिक्शन में लाना, कॉग्निजेंस इसी को बोलते हैं। तो इन्होंने कहा ये कॉग्निजेबल भी हैं और ये नॉन पेलेबल भी हैं, ये ऑफेंस जो यहाँ प्रेडिकेट ऑफेंस डिस्कस किए हैं। फॉरेन सीरियस ऑफेंस क्या है जी? एन ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ ऑफ ए फॉरेन स्टेट in a certificate issued by or on behalf of the government of that foreign state and which had, if occurred in Pakistan, would have constituted a predicate offense. अगर वो पाकिस्तान में वो ऑफेंस होता तो प्रेडिकेट ऑफेंस होता। प्रेडिकेट ऑफेंस मैंने अभी आपको बताया, ऐसा ऑफेंस जिसके नतीजे में कोई एसेट क्रिएट हो जाए, जो प्रेडिकेट ऑफेंस है। और प्रेडिकेट ऑफेंस कौन से होंगे? जो कि शेड्यूल फर्स्ट जो यहाँ दिया गया है उसकी जो ब्रीच ऑफ लॉ होगी, कानून शिकनी होगी वो, और उसके नतीजे में एसेट का क्रिएट हो जाना, ये प्रेडिकेट ऑफेंस। अब आइयो हमने देख लिया जी। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, उसमें नैब है, उसमें FIA है, ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, DG इंटेलिजेंस वो कस्टम्स हैं, और DG इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, CTD है काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है, और एनी अदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज एज नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। प्रेडिकेट ऑफेंस अगर 10 मिलियन से नीचे होगा, आगे SRO 425 में बयान किया गया, वो जाकर मैं वहाँ डिस्कस करूँगा कि वो प्रेडिकेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस कौन कौन लेगा, उसका क्वांटम भी तय कर दिया गया।
10 मिलियन से नीचे होगा तो वो मुतलका स्टैट्यूट में चला जाएगा, 10 मिलियन से एक्सीड करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लीगल अरेंजमेंट्स, ये मीन्स ट्रस्ट, वक्फ और अदर सिमिलर लीगल अरेंजमेंट्स एज मे बी डिफाइंड इन एनी अदर लॉ। लीगल पर्सन्स मीन्स कंपनीज, एसोसिएशंस, फाउंडेशंस। अब उसमें एक हमने पढ़ा था कि जो लीगल पर्सन्स को उसमें ओवरसाइट करते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं वो भी इसमें आएंगे। सोसाइटीज एंड एनी अदर लीगल पर्सन एज मे बी डिफाइंड इन एनी अदर लॉ। बहुत सारी सोसाइटीज को भी नोटिस आए हुए हैं एज ए DNFBP के कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अब इसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो सेक्शन 5 के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ओकेजनल ट्रांजेक्शंस, जो कभी कभार होने वाली ट्रांजेक्शंस है, जैसे ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, हमारे यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था इनकम टैक्स में, ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, जो बार बार ना होने वाली हो। मीन्स एनी ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय ए रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर ए कस्टमर विद whom the reporting entity does not have a business relationship। ये बड़ी खौफनाक मियाँ साहब बात ये है, अब हम किसी के साथ रिपोर्टिंग एंटिटी, मैं तो सर्विसेज दे सकता हूँ ना जी, ऐसी ओकेजनल ट्रांजेक्शन करूँ जो बिजनेस कर रहा हूँ उसके साथ, फिर मैं पढ़ता हूँ उसको। मीन्स एनी ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय ए रिपोर्टिंग एंटिटी, वी आर द रिपोर्टिंग एंटिटी, फॉर ए कस्टमर with whom the reporting entity does not have a business relation, it would fall under the definition of occasional transactions। यहाँ मैं एक और बात आप तमाम दोस्तों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनल अकाउंट्स के अंदर वो, मैं समझता हूँ कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये ऑफेंस नहीं है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये ऑफेंस नहीं है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर बिजनेस ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये एक इरेगुलरिटी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं कि AOP का अकाउंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ AOP ने चलाया और कोर्ट ने हेल्ड कर लिया, चूंकि वो ओन कर रहा है कि ये AOP की सारी ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब जो नया सिनेरियो है उसमें अगर आप पर्सनल अकाउंट के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, that may fall under the ambit of this occasional transaction। इसी के ambit में, इसी की क्रचिस के अंदर, इसी के साए के नीचे ये भी हो सकता है। कोशिश करें जिस नाम पे एंटीएन है, जिस बिजनेस का एंटीएन है, उसी बिजनेस के एंटीएन को उसके बैंक अकाउंट के अंदर वही टाइटल होना चाहिए, उसमें वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। सैलरी का अगर अकाउंट है तो सैलरी की ट्रांजेक्शन होगी, दूसरी होगी। यहाँ तो हम कह देंगे इरेगुलरिटी, ये मैंने टैक्स तो दे दिया है ना, उसके ऊपर प्रोसीड ऑफ क्राइम भी नहीं है, टैक्स भी मैंने दे दिया है, लेकिन सेफर साइड में जाने के लिए कोशिश करें कि अपने अकाउंट्स अपडेट कराएं क्लाइंट से, उनसे कहें कि अपने बिजनेस नाम पे अकाउंट खोलें और खुद कोई ट्रांजेक्शन अपने को तो खैर देख लिया कोई ट्रांजेक्शन के बारे में। असकर राय एसोसिएट अच्छा जी। ओवरसाइट बॉडी फॉर SRB में रहता है सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड, अदर देन गवर्नमेंट के जो वो तो है रेगुलेटर्स, अदर देन गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी एक बॉडी बनाई गई जो ओवरसाइट करेगी उसको। अब आ गया जी पर्सन्स मीन्स नेचुरल और लीगल पर्सन। पेरेडिकेट ऑफेंस जो मैंने अभी आपसे बहुत दफा डिस्कस कर लिया, मीन्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट। Prescribed means prescribed by rules or regulations made under this act। अब आ गया 28। Proceeds of crime means any property derived or obtained directly or indirectly by any person from the commission of a predicate offense or a foreign serious offense। अगर आपने कहीं बाहर भी किया ऑफेंस किया है, यहाँ पे वो ऐसा क्रिएट हो गया है तो ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है आपकी, उसको ट्रीट किया जाएगा। प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी फाइनेंसिंग जो आपने क्राइम के लिए उसको खुला छोड़ दिया है, प्रोलिफरेट कर दिया, उसको खुला छोड़ दिया ताकि उसके नतीजे में क्राइम, जैसे टेररिस्ट को किसी को पैसे देना है,
तो इसमें फॉल करेगा वो सारा कुछ। प्रॉपर्टी मीन्स property or assets of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and includes deeds and instruments evidencing title. सलीम साहब किधर हैं? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी may fall in this category. may fall, मैंने may का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसमें डेफिनेट नहीं है बात। or interest in such property or assets including cash and monetary instruments wherever located, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी में फॉल की जाएंगे। अब आगे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स रिगार्डलेस ऑफ हु होल्ड्स, जो मर्जी रखता हो किसी के पास हो, और हैज हेल्ड द प्रॉपर्टी या थी उसके पास, कोई ये मैटर नहीं करता कि प्रॉपर्टी किसके पास है, किसके नाम पे है। प्रोसीड ऑफ क्राइम हो उसमें, प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी को लॉन्डर किया गया हो, एंड प्रॉपर्टी यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ एक लफ्ज आता है कमीशन, कमीशन ऑफ द ऑफेंस। एक लफ्ज और आता है ओमिशन। ओमिशन एंड कमीशन दोनों का एंड रिजल्ट एक ही है, गलती है, कमीशन भी गलती है और ओमिशन भी गलती है। कमीशन जिसके कोई क्राइम क्रिएट हो, आप नोइंगली काम कर रहे हैं। ओमिशन ये गलती हुई है लेकिन इनोसेंट है, इररेगुलरिटी है। मसलन मैंने एक क्लेम करना था टैक्स जो कि एडजस्टेबल था, ठीक है, और मैंने क्लेम करे फाइनल के अंदर, मैंने कोई कंसीलमेंट नहीं की। ये ओमिशन है, कमीशन नहीं है। ये ओमिशन है, कमीशन नहीं है। यहां जब भी लफ्ज आएगा कमीशन का आएगा, जिसमें इंटेंट है आपकी बैड, वो उसमें शामिल है। उसका इंटेंट बड़ी चीज होती है। अब प्रेडिकेट ऑफेंस और ए फॉरेन सीरियस ऑफेंस, पाकिस्तानी कानून में उसको कहा जाएगा प्रेडिकेट ऑफेंस, और यही जुर्म अगर हमारे स्टेट से बाहर होगा उससे हम कहेंगे फॉरेन सीरियस ऑफेंस। रिकॉर्ड आ गया जी। रिकॉर्ड तो वही है जो कि बुक्स की शक्ल में है, कंप्यूटर पे है, इलेक्ट्रॉनिकल है, जो भी इसमें है। रेगुलेटर्स मींस रेगुलेटर्स जो क्लॉज 1 ऑफ शेड्यूल 4 ऑफ दिस एक्ट, अगर कहें तो मैं इसको भी पढ़ देता हूँ ताकि हमें दोबारा उस पर ध्यान जाना पड़े। 10 साल रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड 10 ईयर्स है यहाँ पर। 5 साल है और 5 साल है एट द एंड ऑफ द एजेंसी। वो हम वहां जाके वो पॉइंट आ रहा है आगे जाके। अगर आप पेज उठाएंगे 45, 46 हार्ड कॉपीज अगर आप देखेंगे उसके पेज 46 के अंदर ये रेगुलेटर्स तैयार किए गए हैं। AML CFT के रेगुलेटर्स कौन होंगे? जो DNFBP जिसमें उसमें SBP है, खोलिए जी आप। चॉइस साहब आपके पास नहीं है वो AML एमला? चॉइस साहब दे दें, एमला दे दें चॉइस साहब पे। इससे ना शॉर्ट बोलते हैं एमला। ये शुरू में ना जी डॉक्टर साहब उसको कहते हैं, मैंने वहां बात की एमला की बात करें, समझ रहे एमला होता क्या है? आमला नहीं बोलते, वो एमला बोलते हैं इसको, जो एजेंसीज हैं इसको। SBP है जी रेगुलेटर, उसमें SCCP है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अब उसमें डिफाइन भी कर दिया किस किस के लिए हैं। रियल एस्टेट के लिए हैं, ज्वेलर्स के लिए हैं, प्रीशियस मेटल्स के लिए हैं, स्टोन्स के लिए हैं, अकाउंटेंट्स हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ ICAP और ICMAP। नेशनल सेविंग्स जो सुपरवाइजिंग बोर्ड है फॉर नेशनल सेविंग स्कीम्स, वो भी एक रेगुलेटर है। पाकिस्तान पोस्ट भी एक रेगुलेटर है। एनी अदर एंटिटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी एज में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। ये जो दूसरा SRBs हैं, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, वो कौन कौन सी हैं? ICAP है, ICMAP है
और द पाकिस्तान बार काउंसिल है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल किन के लिए है? उसमें लॉयर्स हैं एंड अदर इंडिपेंडेंट लीगल प्रोफेशंस दैट आर एनरोल्ड अंडर द पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल्स और इस्लामाबाद बार काउंसिल एंड एनी अदर SRB एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड। जो नोटिस कुछ एडवोकेट्स को आए थे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमने उनको लिख के भेज दिया था कि जी हम यू आर नॉट आवर रेगुलेटर, आप इसको ड्रॉप करें, लेकिन अभी तक वो उन्होंने कोई इस पे एक्शन ना लिया है किसी तरफ। अब आ जाए जी 35 क्लॉज 35, रिस्क मीन्स द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और द रिस्क ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म। सवाल आखिर में मैंने पहले खौफजदा नहीं होना, रेगुलेट करना अपने आप को। SDP मीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सलीम साहब आलू स्टॉक कर लेना। SRB मीन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। अब STR जो 31 में चली गई है, STR मीन्स ये सॉरी 40 में आ गई है, 40 आ गई। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मीन्स द रिपोर्ट on suspicion transaction as provided under section 7। अब TFS भी इसमें है, टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस, वो भी इसी में फॉल करेगी, उसकी डेफिनेशन दे दी उन्होंने। अब आ जाए जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, वो क्या चीज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है? मनी लॉन्ड्रिंग ये एक्वायर्स करना, कन्वर्ट करना, पोजेस करना, इस्तेमाल करना, ट्रांसफ़र करना प्रॉपर्टी को, लेकिन नोइंगली आप जानते हो, और जो अथॉरिटी और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम। या आप कंसील कर रहे हैं किसी चीज़ को, डिस्गाइज कर रहे हैं, उसकी बेस बदल रहे हैं, द ट्रू नेचर, ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, लोकेशन कर रहे हैं, डिस्पोजिशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को आप चेंज कर रहे हैं, ताकि, और ये सब कुछ कर रहे हैं आप नोइंगली कर रहे हैं, या अथॉरिटीज़ के पास एक रीजन मौजूद है कि जो कुछ आप कर रहे हैं इसके पीछे प्रोसीड ऑफ क्राइम है। तीसरा, यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग को उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है, होल्ड करें, पोजेस करें ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, ये बेनामी ट्रांजेक्शन जिसको कह सकते हैं, और ये नोइंगली कर रहे हो। और इसमें वो फिर के हैविंग बिलीव कि उनके पास एक रीजंस मौजूद हो सॉलिड कि दिस इज प्रोसीड ऑफ क्राइम है। पार्टिसिपेट्स इन, एसोसिएट्स, कॉन्स्पायर्स टू कमिट, अटेम्प्ट्स टू कमिट, एड्स, बेट्स, ये बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं, बेट्स वगैरह, बैटिंग करना, उसके अंदर आप जैसे हम कहते हैं कि यार ये पैसे बाहरों मंगवा लो तो फिर इधर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हमें अपनी कंसल्टेंसी को अब काफ़ी हद तक ना जी इसके साथ मिलाना पड़ेगा। और काउंसिल्स द कमीशन ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉजेस A, B एंड C। अब इसमें पनिशमेंट्स क्या क्या हैं जी? सेक्शन 4 पनिशमेंट्स को डील करता है। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जी 1 ईयर, जो कि 10 साल तक चल सकती है। 25 मिलियन का जुर्माना हो सकता है, जो कि 100 मिलियन तक जा सकता है, और 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है। असगर साहब, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये चीज़ें अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो यू आर एट लिबर्टी, यू कैन एक्सप्लेन इट। व्हाट इज 4 फीचर, व्हाट इज कॉन्फिस्केशन, व्हाट इज अटैचमेंट, करना चाहेंगे? अटैचमेंट ये है कि प्रॉपर्टी आपके ही यूज में रहेगी, सिर्फ आप उसको उसका टाइटल नहीं ट्रांसफर कर सकते, सेल नहीं कर सकते। कॉन्फिस्केट ये है कि उसके ऊपर कब्जा ही कर लिया जाए,
उस पर मलकियत भी ले ली जाए, कब्जा भी कर लिया जाए उसके ऊपर। फोर्थ फीचर यह है कि कब्जा ले लिया जाए, लेकिन उसको ऑक्शन पहले फोरफिट करेंगे, फिर आप कॉन्फिस्केशन पे जाएंगे, यानी ये दूसरी स्टेज है कॉन्फिस्केशन फोरफिचर। उसमें आपकी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन की गई है इसके अंदर, वो सारी फोरफिट हो सकती है। अब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर पे मुश्तमिल है, उसमें साल में 2 दफ़ा उसने मुलाकात करनी है, ये कोई ऐसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। सेक्शन 6 में आते हैं जी FMU के ऊपर, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स। उसका जो हाउस, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बनाया गया है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसकी राशि का राह में रखेंगे। अच्छा, मैं कल ही देख रहा था कि एक कमेटी बना दी गई है FBR के अंदर, उसमें जो मेंबर, गालबन मेंबर ऑपरेशन, अगर मेरी मेमोरी ठीक है, उन्होंने अपना नंबर दिया है कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, जो ऑफिशियल है महकमा इसका, तो आप डायरेक्टली उस पर कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डिजिटलाइज कर दिया जाएगा आपकी आइडेंटिटी, सिवाय उसके पास जिसको आप कर रहे हैं किसी और के पास उसकी आइडेंटिटी नहीं होगी। और साथ आपसे कहा जाएगा कि जी उसको आपको अपडेट किया जाएगा कि जी, लेकिन आपको एविडेंस देनी है। अगर फौरी एविडेंस नहीं है तो आप लेटर ऑन भी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये कल की मूवमेंट है, कल एक SR जारी की है। हाँ जी, देखिए। अच्छा जी, अब FMU ने क्या करना है, जो STRs हैं और CDRs हैं उसका डाटाबेस बनाना है, उसको एनालाइज करना है और उसको कोऑपरेट करना है विद अदर एजेंसीज इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान, जिनके साथ पाकिस्तान का वो म्यूचुअल MLAs है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के एग्रीमेंट्स। सेक्शन 7, प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज, इसमें हमारा ताल्लुक भी है। रिपोर्टिंग एंटिटीज वो क्या करेंगी, रिपोर्टिंग एंटिटीज फाइल विद FMU रिपोर्ट ऑफ STR। हमने STR रिपोर्ट करनी है, CTR तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करनी है, हमने STR रिपोर्ट करनी है। STR उसकी डेफिनेशन सेक्शन 7 में दी गई है। इसमें क्या है, STR इन्वॉल्व फंड्स डिराइव्ड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज और इज इंटेंडेड और कंडक्टेड इन ऑर्डर टू हाइड और डिस्गाइज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। Number 2 is designed to evade any requirement of this section. Number 3 has no apparent lawful purpose after examining the available facts, including the background and possible purpose of the transaction. D, it involves financing of terrorism, funds including funds collected, provided, used or meant for or otherwise linked or related to terrorism, terrorist act or organization and individuals concerned with terrorism. Government entities and autonomous bodies can also report. यानी इसके अलावा भी दूसरी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं या खुद मुख्तार इदारे हैं जिनको यहाँ डिफाइन नहीं किया गया, DNFB में आना ही नहीं, उन्होंने दूसरे फ्रेंड्स उसमें जाना है, वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट विद इन 7 वर्किंग डेज करना मैंडेटरी है फॉर ऑल दी रिपोर्टिंग एंटिटीज। इसका रिकॉर्ड में सब रिटेंशन है 10 ईयर्स। ये FMU जो है वो रिकॉर्ड हम तो 5 साल का रखेंगे, उनके पास 10 साल का रिकॉर्ड होगा, अपना मैंडेटरी है। सेक्शन 8, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी on the basis of report received from investigating or prosecution agency with the prior permission of the court, इसको अटैच किया जा सकता है। नंबर सेक्शन 9 है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी या सीज हो जाएगी, उसके 14 विद इन 7 डेज, यानी सेक्शन 14 और 15 के तहत उसका अटैचमेंट होगा या सीजर होगा, 7 डेज वो एक नोटिस इन राइटिंग प्रोवाइड 30 days टू रिप्लाई एक्सप्लेनिंग सोर्स ऑफ इनकम। वो 30 दिन का विद इन 7 days ऑफ द अटैचमेंट या सीजर वो एक नोटिस देगा
विद इन 30 डेज आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि आपने कैसे ये क्रिएट किया है। अगर नंबर 2, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर determines to property attached is property of money laundering, he shall apply to the court for confirmation, confirming attachment. Court, after providing opportunity of being heard, may pass appropriate orders. अगर वो 30 दिन आपने रिप्लाई दिया वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, then matter would be referred to the concerned court. फिर कोर्ट अपना को ऑर्डर पास कर देगी उसके ऊपर। अच्छा, सेक्शन 12 के अंदर एक हमें किसी भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से हमें म्यूम किया गया है, नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंटिटीज, कोई नहीं हो सकेंगे। लेकिन 33 में तो 5 साल से ज्यादा ही सेक्शन 33 के साथ पड़े फेलियर वो है। अगर हम वो उसमें आता है आगे जाके, अगर हम गलत रिपोर्ट करेंगे, वो फॉल्स अगर हमारी इंफॉर्मेशन होगी तो, यानी हमें तो ये कि एक बंदा कहता है जी आप मेरी रिपोर्ट क्यों की है, मेरे खिलाफ कोई सिविल सूट नहीं कर सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी, ना क्रिमिनल सूट कर सकता है, इल्ला ये कि मेरी बैड इंटेंशन अगर साबित हो जाए। नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी 14 अंडर सेक्शन 14 या 15, द IO may retain such property for 90 days subject to intimation to court. The court may extend the period of retention, उसको extend कर सकती है, लेकिन सब कुछ कोर्ट की परमिशन से होगा। सेक्शन 18, retention of record 90 days or more subject to permission of the court. Section 20 that jurisdiction the court को डिस्कस करता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 21 के अंदर। वही मैंने बताया था कि कॉग्निजेबल हैं एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं अंडर दी एमला और दूसरा CFT। नो पर्सन एक्यूज पर एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 3 years shall be released on bail or on his own bond. Certain exceptions are there. अब इसमें एक नॉन बेलेबल जो है, उसमें अगर कोर्ट ये समझती है, नॉन बेलेबल का मुराद ये नहीं कि उसकी कभी बेल हो ही नहीं सकती। नॉन बेलेबल से मुराद ये कि उसका स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, कानूनी हक नहीं है बेल को करना, लेकिन किसी की मेडिकल ग्राउंड हो सकती है, सर्टेन अदर रीजन हो सकती हैं। इट्स अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट उसको बेल दे दे। अगर बेलेबल ऑफेंस में तो एक्यूज का ये राइट होता है कि वो बेल ले ले उसमें। नॉन बेलेबल में ये कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट उसको बेल दे या ना दे। सेक्शन 22, प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC shall in so far as inconsistent with provision of EMLA Act shall apply. Section 23 provides that any person not satisfied with the decision of the court may file appeal to the High Court. अब इसमें अपॉइंटमेंट दी गई थी सेक्शन 24 में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की, उसकी पावर्स क्या हैं। उसमें पहली एक इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी मे नॉमिनेट सच पर्सन्स एज दे थिंक फिट टू बी द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। फेडरल गवर्नमेंट जो है मे स्पेशल और जनरल ऑर्डर उसमें नॉट बिलो द रैंक ऑफ PPS 18 ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू एक्ट एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। 18 स्केल से नीचे वाला बंदा नहीं लग सकता, उससे ऊपर वाला लगेगा। Where any person other than a federal or provincial government officer is appointed as an IO, the federal government shall also determine the terms and conditions of this appointment. ये मेरा ख्याल ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोगों को हायर करने के लिए ये इसमें शामिल की गई है। Subject to such conditions and limitations as federal government may impose, an IO may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on him under this act. Section 25, authorities to assist other government, federal, provincial officers and financial institutions shall assist FMU and other authorities. अब उसमें ये तो उन्होंने हम सब FMU को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या DNFBP उसको असिस्ट करने के पाबंद है सेक्शन 25 में। सेक्शन 26 जो है वो फॉरेन कंट्री से
एग्रीमेंट को डील करता है। सेक्शन 27 जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स के साथ है। सेक्शन 28 असिस्टेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टन केसेस, जिसमें हमने MLAs म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जिसके साथ एग्रीमेंट्स हैं। 29 है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेसेस एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन्स, ये हवालगी मुल्ज़मान जो है उसका एक सेक्शन को डील करता है। सेक्शन 30 जो है अटैचमेंट है, सीजर है, फोरफीचर है ऑफ प्रॉपर्टी इन अकाउंटिंग इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और पाकिस्तान। सेक्शन 32 है पनिशमेंट है फॉर वेक्सेशियस सर्वे एंड सर्च। अगर आपने हैरेसमेंट की है, परेशान किया है, वेक्सेशियस हैरेसमेंट को बोलते हैं परेशान करने को, तो उसको भी उन्होंने इसमें किया है, अपना हैंड किया उसको भी सेक्शन 32 के तहत उसको डील किया गया, उसमें मुतल्लिका ऑफिसर के लिए सजा भी रखी गई है। सेक्शन 33 है लायबिलिटी फॉर फेलियर टू फाइल STR एंड प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसमें 5 साल की सजा है और फाइन है 5 लाख रुपए का। ये वो सजा थी जो थोड़ी कम कर अच्छा जी, ये तो बहुत भी लिखी है एंड बहुत डेफिनेटली बहुत। अब डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप के पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसका डिस्क्लोजर करते हैं तो उसकी जुर्माना 2 मिलियन है। सेक्शन 35 है बार्स ऑफ जुरिडिक्शन है। 37 है ऑफेंसेस बाय लीगल पर्सन्स। ये 37 को हम जरा देख लेते हैं, इसका पेज जो है मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 32, offenses by legal persons. Where a legal person commits an offence under this act, every person who act at that time when the offence was committed shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, provided that nothing contained in this subsection shall render any natural person liable to punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. उस बारे सबूत उसके ऊपर है कि वो साबित करेगा कि मेरी इसमें इंटेंशन शामिल नहीं है। जहाँ एक छोटी सी और भी मैं बात मेरे चलते चलते मेरे जहन में आ गई, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो हैं जो हमारे भी लॉ में चलती हैं, उसमें बारे सबूत डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। उन्होंने ये मेलफ आईडी को इस्टेब्लिश करना डिपार्टमेंट के जिम्मे होता है, जो कि हमें वो कभी नहीं करते पेनल्टी उठा के, और ये जुडिशल प्रोसीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर एज की जो हमारी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग है, ये नीम अदालती प्रोसीडिंग्स कह सकते हैं, अदालती नहीं है। वो अदालती प्रोसीडिंग जब वो ऑफेंस के ज़िम्मे में आ जाएंगी तो अदालती प्रोसीडिंग कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वहाँ बारे सबूत उनके ऊपर है कि वो बताएं कि आपकी मेलफ आईडी इसमें ये है। अगर आप साबित कर दें कि मेरी मेलफ आईडी नहीं है, इनोसेंट है, तो फिर वो पेनल्टीज नहीं लगाई जा सकती। और इसके अलावा कि अगर रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ पेनल्टी के ऊपर, तो वो भी एक सेकंड इशू है उसके। अब इसमें नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब सेक्शन 1 where an offence under this act is committed by a legal person and it is proved that the contravention has been taken place with the consent, connivance or knowledge of any director, manager, secretary or other officer of any legal person, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. अब इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। For the purposes of this section, directors in relation to a firm means a partner in the firm. वो भी उसी में ये मजाक है। अब आ गया जी continuity of proceedings in the event of death or insolvency. प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेंगी
जैसे इनकम टैक्स ऑर्डर में सेक्शन 87 है, ऑन द ईव ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, जो लीगल हायर हैं उस पर वो कंटिन्यू करेंगी। अपील स्टेज पे तो अपील कंटिन्यू करेगी, जो प्रोसिक्यूशन स्टेज पे तो प्रोसिक्यूशन उस पर कंटिन्यू करेगी। सेक्शन 39 है जी, ये जो ओवर राइडिंग इफेक्ट के ऊपर हमने डिस्कस की थी। एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 जो डील्स करता है विद द डेफिनेशंस। The provision of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other law for the time being in force. Section 41, act not to apply to fiscal offences, जो उसमें दो स्टैट्यूट को उन्होंने इम्यून किया है, सेल्स टैक्स को और फेडरल एक्साइज को, कि अगर वहाँ सेल्स टैक्स में, लेकिन उसमें भी दो सेक्शन को फिर निकाल दिया है, सेक्शन 11 को और 13 को, और सेक्शन 33 रेड विथ सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 के ऊपर पढ़ते हैं इसको। एक्सेप्ट विथ प्रायर कंसल्टेशन ऑफ FMU and IO investigating or prosecuting agency shall not charge any person with the offence of money laundering in relation to a predicate offence punishable under the Sales Tax Act 1990 and the Federal Excise Act 2005 to, in relation to the laws specified in subsection 1, no offence other than the following shall be notified as predicate offence, namely एक सेक्शन 11 जिसमें शॉर्ट टैक्स है, रिकवरी है, एंड 13 ऑफ सेक्शन 33 रेड विथ सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, बी सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज मिसिंग इन दिस सेक्शन, उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसमें नहीं है, उसको कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई, ये दो को दी गई। अब आ जाए शेड्यूल। अब प्रेडिकेट जी, अब प्रेडिकेट ऑफेंस जो मैंने पहले कहा था, जो शेड्यूल फर्स्ट में, इसमें ना सेल्स टैक्स के जो मुतलका में दो सेक्शन भी इसमें आगे दे दिए गए, जो सेक्शन 11 और 13 थी, क्लॉज सीरियल नंबर 11 और 13 था, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया। इसमें ओरिजिनल ऑफेंस क्या है, ये सेल्स टैक्स का है, अभी मैं उस पर थोड़ा सा बाद में जाऊँगा। Any person who submits a false or forged document to any officer of Inland Revenue or destroys, alters, mutilates or falsifies the records, including a sales tax invoice, or knowingly or fraudulently makes false statement, false declaration, false representation, false personification, gives any false information, issues or use a document which is forged or false. Penalty क्या है इसके ऊपर? Such person shall pay a penalty of 25,000 rupees or 100% of the amount of tax involved, whichever is higher. He shall further be liable upon conviction by a special judge to imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to an amount equal to the amount of tax involved, or with both। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 उसको डील करता है। जो क्लॉज 13 थी उसमें क्या था, एनी पर्सन हु कमिट्स causes to commit or attempts to commit in the tax fraud or abets or connives in commissioning of tax fraud, such person shall pay a penalty of 25,000 rupees or on 100% of the amount of tax so involved, whichever is higher. He shall further be liable upon conviction by a special judge to imprisonment for a term which may extend to 5 years, or with fine which may extend it to an amount equal to loss of tax involved, or with both। अब इसमें जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो उसमें प्रेडिकेट ऑफेंस के हवाले से बात हुई थी पहले, इसमें SRO 425 है। अगर ये 10 मिलियन से आपकी टैक्स एविजन बन जाएगी, टैक्स मिलियन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेडिकेट ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस।
Prosecution of false, section 192. Any person who makes a statement in any verification, in any return or other document furnished under this ordinance, which is false and which the person knows or believes to be false or does not believe to be true, the person shall commit an offence punishable on a conviction with a fine up to 100,000 rupees or imprisonment which may extend to 3 years or both. SRO 425 14 मई 2016 where tax sought to be evaded is 10 million rupees or more. जब 10 million rupees or more होगा तो फिर ये कन्वर्ट होकर चला जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और उसमें फिर आपकी सजा जो है कंसीलमेंट इज टेंटामाउंट टू मनी लॉन्ड्रिंग, यानी साथ प्रोसिक्यूशन भी होगी अगर आपकी जो। अब 192A है सेक्शन, वो भी इसी को डील करता है जो SRO के तहत इसको किया गया। 194 है, 192, 99 है, ये सारे सेक्शन पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 111 मैंने आगे डिस्कस किया, अब तो हम रोज़ ही पढ़ते हैं। प्राइस बॉन्ड के ऊपर भी ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, इसके ऊपर ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। नो आई से थैंक यू, आपने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी मुझे। अब हम दूसरे अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन दरमियान में वक्फा कर जो कि 1:45 पर पानी वगैरह पी लेंगे।